टेस्ट के डाउट्स नहीं लेंगे? टेस्ट तो पहले हो चुका ना। सर तो आपने कहा था ना उसके डाउट्स कराएंगे एक बार। हाँ तो मैंने तो पूछा था, किसी ने कुछ बोला ही नहीं मुझे। सर अभी एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, नेटवर्क इशू था। सर मेरा एक डाउट था। हाँ उन्नति बोलो, पहले डाउट बोलो फिर अभी देखता हूँ। हाँ बताओ सर क्या था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सर हाँ, सर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज तो हम खाली चार्ज की क्वांटिटी देख रहे हैं, सर है ना। नेगेटिव आयन, सॉरी। नेगेटिव आयन तो हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो वो क्लोराइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम आयन बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन तो खाली एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन है वैसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है, उसमें करंट किस वजह से फ्लो होता है? हाँ तो उसमें ऑप्शन में था इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन, इन दोनों में से क्या होगा सर? हाँ, तो इसमें आयंस फ्लो करते हैं। जो डिस्चार्ज, जो भी इसमें गैस होती है, गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, और उसमें जो आयंस हैं उनकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। सर डिस्चार्ज क्या होती है? ये भी एक एलिमेंट होता है डिस्चार्ज, जो उसमें गैस फिल करके उसमें करंट फ्लो करते हैं गैस के थ्रू। ओके सर। हाँ तो टेस्ट के क्या डाउट थे भाई, पूछ सकते हैं आप लोग। क्या डाउट है? अभी मेरे पास एक्चुअल में पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाउट पूछ लो, बोलो क्या डाउट है। किसी को टेस्ट में डाउट था? सर अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है सर, नेक्स्ट क्लास में ले लेना सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर याद है हमें, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्वेश्चन नंबर पे आ रहा क्वेश्चन नंबर देखो भाई, ये तो मुझे अभी पेपर ढूंढना पड़ेगा इसमें। अभी है नहीं मेरे पास। तुम्हें क्वेश्चन याद हो उसका कोई वो जो डाउट था वो डाउट पूछ लो, उसमें जो कॉन्सेप्ट में डाउट था वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर डाउट सर याद है एक तो। मिनट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ सर, मैं एक मिनट। एक मिनट में सर्च करता हूँ, इधर था। एक मिनट रुकेंगे, मैं पेपर अभी ढूंढ रहा हूँ। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, मेरे पास पेपर है, बोलो। सर फर्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 2। सर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें ये K1 K2 दो स्लैब दिए हैं, राइट। यस सर। यस सर। हाँ तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ देखना था हमें। तो जहां भी स्लैब आएगा
तो वहाँ पे फील्ड ई बाई के हो जाएगा, उसका फील्ड नॉर्मल फील्ड अगर ई है तो वो ई बाई के हो जाएगा, ठीक कम है। हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा। सर इसी में एक डाउट था सर, इसी का एक और मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा ही था सेकंड वाले की तरह, उसमें था मतलब पैरेलल में लगे हुए थे जो स्लैब्स है। मयंक वो क्वेश्चन में अलग से देखूंगा, अभी पैरेलल में स्लैब का क्या मीनिंग है? मतलब यही स्लैब है, वो पूरी डिस्टेंस पे स्लैब लगे, जैसे पैरेलल स्लैब नहीं होते ऐसे, जैसे ये सीरीज में लगे हुए हैं स्लैब्स। along the width। सर अगर ये पूरे लेफ्ट से लेके राइट तक स्लैब होगा तो उस स्लैब हाँ के हाँ अंदर फील्ड ई बाई के उसके अंदर कम हो गया, लेकिन टोटल ओवरऑल तो पहले उसका पूरा हमें सी निकालना पड़ेगा, उससे फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो वेरिएशन उसमें भी आएगा तब? वो अलग तरह से होगा क्वेश्चन। ये स्लैब इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ये जो वर्टिकल स्लैब्स हैं इसी में निकालते हैं, उसमें नहीं निकालते। सर अच्छा ये सर, वाला नहीं वो टेस्ट के डाउट पहले कंप्लीट कर लो, फिर बाकी डाउट पूछना। पहले टेस्ट के सर डाउट। क्वेश्चन वन, सर क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर वन, plates are pulled apart with a constant speed. If x is separation between the plates, time rate of change of electrostatic energy। तो पहले इसमें हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, ठीक है। किसका डाउट है? यस सुन सर, रहे हैं, सुन रहे हैं ना यस हम? सर, यस सर, हाँ, यस सर। तो सी को हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स। तो नीचे जो एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और फिर जब हम इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर -2 आ जाएगा, 1/x²। ओके सर। हाँ इस तरह कर लेंगे। सर नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन। रिपीट कर सकते हैं? हम्म सर एक और बता दो। हाँ फिर से देखो, इसमें जो एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा है इसमें कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, यानी वोल्टेज इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। यस सर। और सी को रख देंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स, तो एक्स हमारा आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, यस सर। और फिर एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। जो 1/x है, हाँ 1/x, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x इंटू dx/dt। यस सर। और dx/dt कांस्टेंट स्पीड के मैंने उसे v रख देंगे कांस्टेंट स्पीड। तो ये एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ऐसा है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट है? आगे चलूं मैं? किसी का डाउट है कोई? सर क्वेश्चन नंबर सर अभी हैं डाउट, सर हैं। हाँ तो डाउट पहले डाउट करना। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ एंड फिफ्थ। 5, एक मिनट देखता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें ये 16 वोल्ट की पॉजिटिव प्लेट और 6 वोल्ट की पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये 16 - 6 10 वोल्ट हो गए। तो अब 10 वोल्ट का सेल लगा के और सिंपल क्वेश्चन हो गया, 2 और 3 जो है वो सीरीज में, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। क्यू सेम होगा सीरीज में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो 3/5 ऑफ 10, 3/5 ऑफ 10 जो कि आ गया 6 वोल्ट। समझ गए? सर अगर इसमें बैटरी अगर हमने एक उल्टी कर दी तो फिर प्लस करेंगे फिर वोल्टेज? हाँ तो दोनों ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, और इसमें VA माइनस VB निकालना है, A to B पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B, VA माइनस VB। तो हमारा जो पोटेंशियल है B का हायर है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। सर हाँ जी। इसी में अगर हम चार्ज निकाल कर फिर कर सकते थे? हाँ चार्ज निकाल के कर सकते हैं हम, बिल्कुल। 16 - 6 पहले 10 कर लिया हमने, यस सर।
और फिर उसके बाद सिंपल चार्ज निकाल लो Q इक्वल टू CV से, और फिर Q बाई C करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सेम बात है। खाली इतना ध्यान रखना है क्योंकि 16 वोल्ट हायर है तो B वाला हायर पोटेंशियल पर है, A वाला लोअर पोटेंशियल पर है, खाली इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। और एक और मेथड से कर सकते हैं, अगर हम इसमें Q चार्ज मान लें सीरीज में, पूरे इस लूप में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम किरचॉफ लगा देंगे। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ 6 वोल्ट से, तो लेफ्ट में जा रहा हूँ मैं, तो ये +6 और फिर माइनस ड्रॉप हुआ AB के क्रॉस, तो माइनस Q बाई C, जो भी C की वैल्यू है, फिर आगे चला -16 और माइनस Q बाई 3 इक्वल टू 0। ऐसे करके भी Q निकाल सकते हैं हम, यस सर। और फिर Q बाई C से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कई मेथड है सॉल्व करने के, ठीक है। जी सर। हाँ सर टेस्ट में, 11th। हाँ 11। क्या नाम है, कौन पूछ रहे हैं? सर 9 पहले 9। 9th किसका डाउट है? सर ध्रुव। हाँ ध्रुव। 2 point charges, this and this are placed at point. The work done by external force in displacing the charge from B to C, where BC is 30 centimeter. Angle ABC is 90 degree. Okay, AB BC परपेंडिकुलर हुआ और जो एंगल B है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और 5 माइक्रोकूलम को हमें B से C पे ले जाना है। तो इसमें हम मेथड ये, इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। तो इस 5 माइक्रोकूलम इसको पहले हटा लेंगे हम, पहले जो दूसरे, इसको तो हम B से C पे ले जा रहे हैं, तो 5 माइक्रोकूलम को भूल जाओ, अभी इसको बाद में ले जाएंगे। अब खाली A पर लोगे 100 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से B और C पे पोटेंशियल निकालोगे। सर 100 क्यों लिया? 2 पॉइंट चार्ज रखे ना, 5 को तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ओके ओके। तो उस चार्ज को हटा दो, वो तो इसके फील्ड में चलेगा 100 माइक्रोकूलम के फील्ड में, है ना। तो 100 माइक्रोकूलम की वजह से B और C पर पोटेंशियल निकालोगे, या तो कूलर खाली करें और फिर Yes, sir. चार्ज इनटू VC माइनस VB करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और बोलिए किसको डाउट है, और कोई क्वेश्चन? सर 12th। सर 10। 10th, एक मिनट, 10th। हाँ, Q चार्ज है, उसको वर्क डन निकालना है इन मूविंग अलोंग द सर्कल CRD। C से D तक ले जाने में Q चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम A और B पे जो चार्ज रखे हैं, A और B पर, उसकी वजह से सेम मेथड है जो अभी डिस्कस किया। C पे पोटेंशियल निकालोगे, D पर पोटेंशियल निकालोगे, और जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं यानी प्लस कैपिटल Q, वो इनटू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, मतलब W इज इक्वल टू सर माइनस एक बार डेल्टा दोबारा ये बता रहेगा। दीजिए। हाँ, फिर से देख लेते हैं। हम चार्ज को मूव कर रहे हैं C से D, जिसको मूव करते हैं ना उस चार्ज को हटा दो, अभी उस चार्ज को हटा दो। यहाँ पे प्लस Q चार्ज को मूव कर रहे हैं, उसको हटा दो। अब हमारे पास A और B पॉइंट पे चार्ज रखे हैं, प्लस Q एंड माइनस Q। इनकी वजह से C पे पोटेंशियल निकालेंगे और इनकी वजह से ही D पे पोटेंशियल निकालेंगे। पाथ अनइम्पॉर्टेंट है, पाथ अनइम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हम C पे पोटेंशियल निकालेंगे और जो फाइनल ले जा रहे हैं D पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर वर्क डन होगा बाई डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, है। फिर से बोलो। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, मतलब पोटेंशियल देखते हैं, इनिशियल और फाइनल जो भी पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल देखना है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है, ऐसे कर देंगे। सर सर 11th। चार्ज दोनों के लेंगे ना? चार्ज, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं खाली वो लेना है, और जब पोटेंशियल निकालेंगे तब जिसको मूव कर रहे हैं उसे तो हटा दिया, बाकी जो दो चार्ज थे उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। सर तो जिस चार्ज को नहीं लिया उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा? उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं निकालना, उसका का रोल बाद में आएगा, उसको बाद में लेके आना है। जिसको मूव कर रहे हैं उसको बाद में लेके आना है, उससे उसको हटा के जो चार्ज बचे उन सबकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन भाई जो प्रैक्टिस शीट मिली थी उसमें से क्वेश्चन दिया, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, उसमें से क्वेश्चन दिया मैंने। सर मेरे में तो ये फिगर ही नहीं आई थी। हाँ यस सर, मेरे में भी नहीं आई थी सर। वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो और कोई डाउट है अभी? सर एक सर एक 11 सर, इसमें पता क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूजन हो गया था। इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ध्यान आ रहा है चेंज कर दिया था उन्होंने, फिर फाइनली यही आ गया। इसमें ये फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई लिखा होना चाहिए था। हाँ ठीक है सर 12th वाला था। 12th, एक हाँ तो मान लें कि टोटल चार्ज क्यू है, तो जब हम उसे ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाता है जिससे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे, के इंटू क्यू वन अपॉन ए बराबर के इंटू क्यू टू अपॉन बी। जी सर। उससे क्यू वन क्यू टू ए और बी के प्रोपोर्शनल आ गए, ठीक है। और फिर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए अलग अलग निकाल देंगे, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड के क्यू अपॉन बी स्क्वायर, और क्यू प्रोपोर्शनल टू ए यूज कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। तो आंसर आ जाएगा। सर इसके बाद 17th वाले में डाउट था। सर 16th। सर 13 सर 13 सर 13। हाँ 13 देखता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पीपीपी का are released from rest in uniform field. They cover same distance in time t1 t2. यूनिफॉर्म फील्ड है तो दोनों पे चार्ज तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो फोर्स सेम होगा, Q इंटू ई, वो फोर्स हो गया, सेम फोर्स। और जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स अपॉन मास, दोनों का मास अलग अलग है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। दोनों का एक्सेलरेशन निकालोगे और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकालना है हमें। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और दोनों के लिए एस सेम है, उससे T1 T2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सर 17 सर 16 सर। पहले 16 देखता हूँ, एक मिनट। 16 एक मिनट, हाँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन द रीजन। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट ई भी दिया है, एस भी दिया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ई डॉट एस कर देना है, कुछ सोचना भी नहीं है, मैकेनिकल आंसर ई डॉट एस, और सीधे 20 आंसर आ गया। सर वो आई की जगह जे होगा ना सर वहाँ पे? हाँ दूसरे में जे ले लेंगे भाई, आई जे के वो जे ले लेंगे। सर 17 बता दो, 17 में फिगर नहीं थी। 17th स्क्वायर इज यूनिफॉर्म फील्ड, एक यूनिफॉर्म फील्ड है जो कि लोअर हाफ एरिया में है, ठीक है, स्क्वायर सरफेस के। जिनके पास फिगर है अब देख लें। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर, तो इसलिए ई डॉट डी एस, ई डॉट एस करेंगे ना, जीरो आ जाएगा इसलिए। समझ गए हम? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है जो सरफेस के नॉर्मल होता है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए ई डॉट एस करने से फ्लक्स जीरो आ जाएगा। सर 19 सर उसमें पैरेलल नहीं थे क्या? पैरेलल नहीं थे सर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई ये देखो फिगर देखो, ये जो फील्ड है ये इस प्लेन में से पास हो रहा है, प्लेन के पैरेलल, ये देखो। ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड जो प्लेन ऑफ द पेपर में है लिखा है और लोअर हाफ में, तो वो हमें खुद सोचना है कि वो प्लेन ऑफ पेपर और उसी में ये स्क्वायर बना हुआ है ना।
तो इसलिए Okay, sir. इसलिए नॉर्मल हो गया। हाँ एरिया वेक्टर आउटसाइड द प्लेन होगा ना, टुवर्ड्स अस। सर 18 बता दो एक बार। 18 गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये E डॉट डी एस की जगह G डॉट डी एस, और यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट मास M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो याद करो जरा, 1 अपॉन पेन लो तब समझ में आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट G के इक्विवेलेंट हो गया ग्रेविटेशन में। तो इससे 1 Yes, अपॉन sir. 1 अपॉन Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है 4 पाई उधर ले गए ऊपर, तो 4 पाई इंटू जी हो गया वो। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. हाँ तो ये ऐसे गॉस थ्योरम लगाते हैं ग्रेविटेशन में, अगर पूछा है तो ऐसे लगानी है। ये सब भाई आपको असाइनमेंट में मिले, आप लोगों ने प्रैक्टिस कम की है, असाइनमेंट में क्वेश्चन थे सब। सर सर 22। सर 19। हाँ 19 में तो डायरेक्ट जो भी आपको गॉसियन सरफेस गिवन है उसके अंदर टोटल चार्ज लेके फाइंड कर लेना है ना। चार्ज Yes, sir. इंक्लूडेड इन द फिगर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही करना है, बेसिक रूल याद रखो बस। सर एक बार सर, करके 22। दिखा दो सर 19 का। 19 का कौन सा? सर 19। हाँ 19 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। सर फिगर ही नहीं थी मेरे पास। हाँ वो एक अलग इशू है ना, फिगर तो होनी चाहिए, वो तो मतलब एक टेक्निकल इशू है, वो चेक करना पड़ेगा, बिना फिगर के सर तो फिर कर नहीं सकते। हाँ सर इसका मेरा दूसरा ऑप्शन आ रहा था सर। 1 का एस तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है भाई। सर फर्स्ट ही आया था। हाँ फर्स्ट वाले में +q और -3q, तो इस फिगर के अंदर -2q तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट का ऑप्शन एस, तो वही गलत हो जाएगा और दूसरे पे जाएंगे तो। सर ये एक मिनट रुक जाए, ये जिनका ये दूसरा ऑप्शन आ रहा था देखा उन्होंने, S1 में +q और -3q -2q आया। ठीक है सर, हो हेलो, गया। हाँ जेंटलमैन, क्या नाम है? राजा। राजा, हाँ राजा, समझ गए, हाँ ठीक। हाँ और बोलो। सर 23। 23। सर 20। सर 22। एक एक करके 20 भी है, किसी का डाउट? सर Yes, sir. 20 है और 22। हाँ एक एक करके बता दे तो भाई मुझे। 20 अभी 20 देख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में a thin conducting ring, electric field at the center of the ring. Due to charge on the part A, K, B, उसकी वजह से E है, खाली A के B यानी एक क्वाड्रेंट की वजह से वो पॉइंट पर E दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट A, C, D, B, इसकी वजह से क्या होगा। तो देखते हैं, इसकी वजह से देखो AC जो क्वाड्रेंट है और DB क्वाड्रेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सर ACDB का मतलब हम तीन ही क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। हम ACDB ये 3 क्वाड्रेंट मिलाकर लेंगे, ACDD और DB, ठीक है। ओके सर। तीनों का वेक्टर सम करना था, तो पहले समझ लें AC वाला और DB वाला ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो खाली CD है उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, तो AB की वजह से E दिया है तो CD की वजह से भी E होगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे होगा, तो इसलिए अलोंग ओके होगा। समझ में आया? Okay, किसका sir. डाउट था ये? हाँ ओके Yes, सर, sir. ओके। ओके। सर 22। 22 हाँ जस्ट इसकी भी फिगर नहीं थी। हाँ भाई फिगर तो होनी चाहिए इसके लिए, तो मैं यही कहूंगा कि टेक्निकली फिगर तो आनी चाहिए। सर सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन के ग्राफ थे और 1-2 क्वेश्चन की फिगर थी, बाकी किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन थी। हाँ तो एक बार सर वैसे 22 तो बिना फिगर के भी हो जाएगा।
नहीं, अगर हमें ये नहीं पता चल रहा, हाँ उसमें तो वैसे लिखा हुआ है स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन सर रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्फीयर। तो इसमें सर अगर इसका हम नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म कैसे आएगा? नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म ऐसे आएगा कि पहले बड़े स्फीयर की वजह से कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, यस सर। और फिर सेंटर की वजह से जो निकालेंगे इस कैविटी की वजह से वो माइनस होगा। तो जब हम दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की रेडियस आ जाएगी, डिस्टेंस बड़े यस स्फीयर का सर। सेंटर। हाँ, और जो कि वो कांस्टेंट है, ये भाई आया हुआ क्वेश्चन भी है और ये असाइनमेंट में भी था। सर ठीक तो है, इसमें तो वो वाला लगेगा ना, रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वो C1 C2 उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वो लगेगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो वो R की जगह वो C1 C2 आ जाएगा ना इनके। हाँ, जब R1 R2 का हम इसमें वेक्टर सम करेंगे तो वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का वेक्टर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म आएगा। सर 25 बता दो। सर 20 23 23, हाँ एक मिनट। A proton is released at rest midway हाँ, तो इसमें जो नेट फोर्स है वो लिखा है 45 डिग्री पर होगी। ठीक है, तो नेट फोर्स में दो फोर्स लगेंगी, एक तो Q इंटू ई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी, और एक जो उसका वेट है mg वो फोर्स लगेगी। समझ रहे हैं हम? यस सर, और वो दोनों एक इक्वल QE होंगे। और एक mg, और उनके बीच जो रिजल्टेंट बन रहा है वो एंगल 45 है, तो tan 45 वो हो जाएगा mg अपॉन QE, यानी mg और QE इक्वल होंगे, तो उससे ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। सर 20। सर 24। 24th, यस सर। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये गिवन है। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें दो फोर्स लगानी है भाई। क्यों, देखो एक तो टेंशन T लग गई अलोंग द स्ट्रिंग, इसका वेट यस सर। mg, और इसमें दो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू ई तो x डायरेक्शन में लगेगी, और Q इंटू बी ये y डायरेक्शन में लगेगी। और फिर इन सबको x और y कंपोनेंट लेके बैलेंस कर लेना है। समझे आप लोग? सर एक बार बताना कौन कौन सी लगेगी। इसमें जो पॉइंट मास है इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ए, Q चार्ज है ना, तो A डायरेक्शन में तो Q इंटू ए कंपोनेंट आ जाएगा, और Y डायरेक्शन में Q इंटू बी आ जाएगा। ओके सर। और फिर उनके सबके x और y कंपोनेंट बैलेंस कर लेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। सही से करने की कोई शॉर्टकट नहीं है? भाई यही सबसे अच्छा शॉर्टकट है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। आप बताएं, आप डाउट कंप्लीट हो गए आपके? क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। 25 भी। 25, 25 कह रहे हो तुम? यस सर। यस सर। भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार कराया, फिर से देखो। एक क्वाड्रेंट की वजह से फील्ड ये लेफ्ट में और नीचे होगा, लेफ्ट में और नीचे राइट वाले क्वाड्रेंट की वजह से, और लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट की वजह से राइट में और नीचे होगा, नीचे वाले कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। सर आंसर क्या है? के क्यू बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। लैम्डा को क्यू बाय तो 2 पाया रखना। लैम्डा को क्यू जो बाय चार्ज पाई है आर। क्यू अपॉन पाई आर रख देंगे ना, लैम्डा की जगह क्यू अपॉन पाई आर। ठीक है,
भाई समझे आप लोग? सर ये वाला तो हो गया था। हाँ, जिसको डाउट था उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? सर सेकंड क्वेश्चन हम्म। एक और बार, सेकंड क्वेश्चन एक और बार बता दो। कौन सा 25? सेकंड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सेकंड? नंबर 2। अच्छा, एक फिर से आ रहा हूँ भाई ऊपर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, ये जो मेरी स्क्रीन पर है पेपर, या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ना ये पेपर जो भी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है? सर क्लियर यस है सर, इसका? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये टू थिन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, अच्छा ये वाला। तो देखो इसमें एक तो याद रखो, ये दिया हुआ है K2 K1 से ग्रेटर है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E/K1, और यहाँ पे जो K2 है उसमें फील्ड हो जाएगा E/K2। अब K2 हमारा बड़ा है तो ये और कम हो गया, यहाँ से देखो ये K1 से K2 में फील्ड और भी नीचे होके और कम हो गया। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये वाला ग्राफ है हमारा। ओके सर। ओके, अब क्लियर है सबका? होगा डाउट? यस सर। यस। हाँ, अब यहाँ पोटेंशियोमीटर पे आना है। पोटेंशियोमीटर बेचारा खो गया इतने सारे डाउट के बीच में। पोटेंशियोमीटर, इसके लिए मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। ये ए भी मेरा पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है, और ये जो भी सेल है उसका ईएमएफ होगा यहाँ पर। और ये सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में ये रेजिस्टेंस अलग से लगा होगा। यहाँ पर एक सेकेंडरी सर्किट आएगा। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे ये मेरी जॉकी कहलाती है।
और ये सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। ये इसका ईएमएफ है V वोल्ट जो भी गिवन है। इसमें देखें कैसे वर्क करता है। ये पहला वाला, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और ये जो नीचे सर ये जो सी पॉइंट पे एरो है ये क्या होता है? ये चौकी होती है। इस चौकी की तरह एक पॉइंटर होता है जिसे मूव करते हैं इस एवी वायर के ऊपर। सर इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन भी आ जाएगा अगर मुझे थोड़ी देर मौका मिलेगा बोलने का तो। अभी मैंने स्टार्ट किया है, पहले एक बार मुझे पूरा मौका मिलना चाहिए, है ना। तो इसमें हमें ये सेल का ईएमएफ, ये बैटरी का ईएमएफ दिया होगा, ये हाई पोटेंशियल होगा। और ये यहाँ पे जनरली रेस्टेड लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ। तो इसको हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है और ए भी पोटेंशियोमीटर वायर है। और यहाँ पे जो सर्किट है इसमें ये रेजिस्टेंस वगैरह लगे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये जो सेल है तो हमें जनरली क्या करना होता है, इससे हम बैलेंसिंग करके एसी जो क्वेश्चन पूछे जाता है हमें, वो हमें एसी के लेंथ फाइंड करनी होती है, बैलेंसिंग लेंथ। यानी इस सर्किट को बैलेंस करने के लिए एसी की लेंथ क्या होगी। ये जो सी पॉइंट पे जॉकी है इसको हम मूव करते हैं। कब तक मूव करते हैं? जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। गैल्वेनोमीटर का काम होता है ये बताना कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। तो मैं इसको भी ए लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं। तो जब सी पॉइंट, ये जो पॉइंटर है, और ये डी पॉइंट, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर है। जब सी और डी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। VC बराबर VD, सी और डी का जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसकी रीडिंग 0 हो जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ आ गई। तो AC हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, और वो बैलेंसिंग लेंथ हमें फाइंड करनी होती है गिवन क्वेश्चन में। तो फिर से समझते हैं। तो ये बड़ा वाला सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट है, इसके अंदर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है इसके अंदर। और ये दूसरा हमने सर्किट लगाया है, ये सेकेंडरी सर्किट है, और इसके अंदर भी करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्योंकि ये ध्यान रखेंगे, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी यहाँ पे सेल की पॉजिटिव प्लेट दोनों हमारी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ से ये करंट इसके अंदर यहाँ फ्लो करेगा इस सर्किट में, ये इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो ये दो, जब हमारी बैलेंसिंग लेंथ है आएगी, तब ये वाला सर्किट और ये ऊपर वाला सर्किट, ये दो सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ए पॉइंट दोनों में कॉमन है, एसी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और एडी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, वी एसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है एडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें ये एसी सर अगर हाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो क्या होगा? तो हमें कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें करंट 0 नहीं होगा। फिर हम इसको मूव करते रहेंगे सुबह से शाम तक, तब भी आंसर नहीं आएगा। सर एक और बार, BAC = BAD कैसा है?
ए पॉइंट तो दोनों में कॉमन है और यहाँ पे करंट जीरो है, तो यहाँ करंट जीरो का मतलब है सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसलिए ए सी का पोटेंशियल और ए डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सर ऊपर वाले रेजिस्टेंस से पास नहीं कर रहा करंट? ये जो, हाँ ये वाला रेजिस्टेंस है, इसकी बात कर रहे हैं सर? ऊपर वाला जो सबसे आर है जहाँ पे लिखा हुआ, यही तो ऊपर वाला है, ये मेरा ये पॉइंट सर है। कर्सर नहीं दिख रहा था। हाँ तो ये अभी तो बताया मैंने, करंट इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है पूरा। ओके सर। इस सर्किट में अलग करंट फ्लो कर रहा है और नीचे वाले सर्किट में अलग करंट फ्लो कर रहा है, समझ गए? ओके सर, ओके सर। सर हाँ। जब एक कनेक्टेड है तो ऊपर वाले सर्किट का करंट नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, एसी और एडी, इनका पोटेंशियल हमने इसको चेंज करके ऐसा कर दिया ना, एडी का पोटेंशियल और एसी का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल जब तक सेम है तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए ये करंट न्यूचे नहीं आता, ये अपना इंडिविजुअल फ्लो करता है, ये ऊपर वाला इंडिविजुअल फ्लो करता है। और ए बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए बी वायर में, अभी मैं न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करूंगा और अच्छे समझ में आएगा। पहले समझ लें हम कैसे निकालते हैं इसमें, ये एसी लेंथ निकालनी है हमें, लेंथ एसी फाइंड करनी होती है, तो हम कैसे निकालेंगे? ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए बी में, और ए बी वायर की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यहां तक आया समझ में? V बाई एल। यस सर। और उसे अगर AC लेंथ को मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो इस AC लेंथ यहाँ पे लिख रहा हूं, एक मिनट सब गड़बड़ हो गया। ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं वी ए बी कह रहा हूँ। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मेथड डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा एक सर्किट के लिए? हाँ, एक सर्किट के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वी ए बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लें वी ए बी है। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक मिनट रुक जाएं। और एल ए बी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ए बी है। तो यहां से हम निकालते हैं पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ ए बी, इसको हम जनरली के से डिनोट करते हैं, के। तो ये पोटेंशियल वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। और अगर एसी लेंथ एक्स है, जो हमें फाइंड भी करनी है, एसी एक्स है सपोज, तो ये वोल्ट पर मीटर के इंटू एक्स, अगर मैं इसे लेंथ से मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा एसी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यहाँ पर वी ए सी। तो वी ए सी मैंने ऊपर वाले सर्किट से निकाला, जो कि आ गया के इंटू एक्स, के इंटू एक्स। अब ये जो मेरा नीचे वाला सर्किट दिया होगा, इसमें मुझे ये सेल दिया होगा, ये वाला सेकेंडरी सेल, और ये रेजिस्टेंस गिवन होंगे, तो इसको यूज करके मैं ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाल लूंगा। और क्योंकि मुझे मालूम है ए डी और ए सी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैं वी ए डी फाइंड करूंगा सेकंड वाले सर्किट से। और फिर मैं इसमें वी ए सी बराबर वी ए डी ये यूज कर दूंगा।
तो इसमें खाली मेरा एक्स अननोन होगा, तो उससे मेरी एक्स बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। ये इसका बेसिक मेथड है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके और एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये वी लेट ए सी इक्वल टू एक्स उसकी लेंथ लिया है? कौन सी लेट? ए सी इक्वल टू एक्स लिखा है ना, वो हाँ लेंथ है हाँ उसकी? हाँ हाँ, एसी के लेंथ, एसी जो यहाँ से डिस्टेंस एसी है, इसमें ए टू सी, एसी लेंथ वो मैंने एक्स ले लिया। ये लेंथ एसी है। हाँ बताइए, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब ये और अच्छा समझ में आएगा अगर इसका एक न्यूमेरिकल ले लो, क्योंकि अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल बात हुई है, अभी पूरी सर थ्योरेटिकल बात है। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेसिकली। सर वो तो कुछ ये केसेस में हो सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हर केस में नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि वो तो ये है कि 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये वो आ रहा है। ठीक है। तो सर ये कांस्टेंट क्यों है, मतलब कुछ रीजन है सर? ए से लेके बी तक हमारा पोटेंशियल तो हमारा फिक्स रहेगा ना इस वाले सर्किट में, जब तक हम कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक। सर A और मतलब B- कि अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल हाँ कांस्टेंट है, तभी ये कांस्टेंट होगा। अगर हाँ पोटेंशियल वेरिएबल होगा तो फिर ये भी वेरिएबल होगा। हाँ, ये तो एक सर्किट बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए हम इसको एक बार रेजिस्टेंस फिक्स कर देंगे, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए कांस्टेंट और पोटेंशियल करंट भी डिफरेंस फिक्स होगा। ही होगा। करंट फिक्स है, हाँ, तो इसलिए ये इसके अंदर जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, तो हाँ, उसमें तो हम वो भी इसलिए कांस्टेंट वी है। बाई एल वो भी फिक्स ही आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट आएगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है। यस। सर ये हमने प्रूव किया है वी ए सी इक्वल टू वी ए डी? नहीं, प्रूफ नहीं किया, ये हमने लॉजिक लगाया भाई, लॉजिक है ये तो सर गैल्वेनोमीटर इसके बाद क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई ना, तो बस हम ये बराबर ये रख देंगे, वीएडी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इसमें से, ओके। और इसे जब के एक्स रखेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। अच्छा, लेंथ निकालनी है हमें इसमें हाँ, बेसिकली? हमें बेसिकली लेंथ निकालनी इक्वल टू के एक्स, तो वी गेट एक्स। इसके पोटेंशियोमीटर के कई यूज है, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल में यूज होगा वो ये है, जो मोस्ट डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए, वो मैंने ले लिया है। बाकी और इससे आसान ही है, तो हमें इससे एक्स की वैल्यू मिल जाती है। सर तो यहाँ हम मान रहे कोई हैं और वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा। फिर से बोलो। सर तो हम मान रहे हैं वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कौन से वायर में? AC AB वाली वायर में। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस तो गिवन होगा क्वेश्चन में। हाँ, इसका क्वेश्चन में रेजिस्टेंस अच्छा अच्छा, मिलेगा तो हमें। हाँ, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस भी मिलेगा हमें, ये सब मिलेंगे हमें। और ये कनेक्टिंग वायर है, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये सब हाँ सर, रेजिस्टेंस। क्योंकि ये तभी तो लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, तभी तो डिपेंड करेगा इसके अंदर, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ए बी का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा क्वेश्चन में। सर? हाँ जी। सर यहाँ पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है ना, कुछ और है कांस्टेंट? कहाँ बोले तुम? ये 1/4 कहाँ गया ये? सर नहीं होगा ना? सर ये तो पोटेंशियल नहीं, वो ग्रेडियंट तो- है ना। ये तो ये कोई के कांस्टेंट है कोई भी। भाई, ये कौन पूछ रहे हैं? आकाश पूछ रहे हो आंसर ये क्वेश्चन? ध्रुव 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 ध्रुव। ध्रुव, ये के भाई इसका नाम के रखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है जिसका नाम भी के हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना? ओके सर। सर तो फिर के की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ। ये इसके लिए ये सब कैसे निकलेगा, अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले थ्योरेटिकली एक बार समझ में आया बेसिक प्रिंसिपल, अभी मैं न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके सर, आ गया सर समझ इतना तो। हाँ, इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इस एक्चुअल में न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। अब मैं इसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। नो सर। नो सर। हाँ,
ये सब जो भी सेल लगे हुए हैं, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट के हैं। ये 180 वोल्ट के वजह में। सर ये 180 वोल्ट क्या है? ये मेरी गलती है, मिस्टेक है, 1 मिनट। वन 180 ओम। ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होगा, ए बी जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस हमें ये गिवन है 20 ओम, और इसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर्स, और ये सेकेंडरी सर्किट और ये प्राइमरी सर्किट हमेशा ये वोल्टेज हाई होगी इसके कंपैरिजन में। सेकेंडरी सर्किट की वोल्टेज ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल होगी इसके कंपैरिजन में, ये हाई वोल्टेज होगी। हमें ये एसी लेंथ फाइंड करनी है। सर इसका कोई रीजन होता है कि ज्यादा स्मॉल होगी वैल्यू? हाँ बिल्कुल रीजन है। क्या? फाइंड एसी। एसी मीन्स इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अभी बता रहा हूँ। सर हमेशा हमें सर्किट ऐसे ही मिलेगा या डिफरेंट हो सकता है? ये तो एग्जामिनर की इमेजिनेशन के ऊपर है। इस सर्किट के अंदर कितने भी रेजिस्टेंस लगा के कैसा भी बना सकते हैं, उसका जैसा मन करे, है ना। हाँ मतलब सर वो पैरेलल रेजिस्टेंस भी लगा के और भी हाँ, रेजिस्टेंस ये खाली इतना चेंज होगा, बाकी सर्किट जो है कंसेप्चुअली ऐसे ही मिलेगा, कंसेप्ट वाइज ऐसा मिलेगा। हाँ मतलब हमें वो नेट रेजिस्टेंस वगैरह निकाल के करना पड़ेगा। हाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं कहीं पे, वो तो फिर एग्जामिनर की इमेजिनेशन है, कैसा भी कर दें वो, ठीक है। यस यस सर। तो एसी हमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड एसी बैलेंसिंग लेंथ। और अभी ये क्वेश्चन पूछे थे ये हायर क्यों होगा। ये हायर इसलिए होगा क्योंकि ये 20 वोल्ट होगा, इसका ड्रॉप इसके क्रॉस भी होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस है, और ए बी के क्रॉस भी ड्रॉप होगा। और यहाँ पे हमें, इसको मैं ए कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं समझने के लिए इसका नाम मैं डी रख देता हूँ, ये पॉइंट डी। तो एसी और एडी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको लार्ज ले लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा एडी का पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे एबी के वायर से भी ज्यादा आ जाएगा। तो सर हम रेजिस्टर भी तो ज्यादा वो उसका ओम का यूज कर सकते नहीं, हैं। पहले समझ लें। तो हमारा हमेशा इस तरह से यहाँ वोल्टेज लेनी है कि ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो हमेशा AD से तो कम ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी इसके अंदर। यस यस। हाँ, तो बेसिक प्रिंसिपल ये फॉलो होगा कि AD का पोटेंशियल डिफरेंस AB के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा, ये बेसिक प्रिंसिपल होगा। तो अगर हम ऐसा करें कि रजिस्टर ज्यादा ओम का यूज कर लें? नहीं, हमें रजिस्टर ज्यादा भी यूज नहीं करते, इसलिए कि हमें यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी देखनी है। सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी? जब पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो बहुत स्मॉल हो, मतलब 1 मीटर में बहुत स्मॉल ड्रॉप होना चाहिए जिससे वो अच्छी तरह रीडिंग ले सके। अच्छा ठीक। हाँ, तो सेंसिटिविटी के लिए के की वैल्यू हाई होनी चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। फॉर sensitivity of potentiometer। और सर ये तो जरूरी नहीं ना कि सेकेंडरी सर्किट में जो दोनों रजिस्टर्स हैं वो सेम उसके रेजिस्टेंस के। वैल्यू ऑफ के, 1 मिनट ये लिख दूं फिर क्वेश्चन सुन रहा हूँ तुम्हारा। अभी अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो जो के की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। क्यों? अगर मान लो सपोज के की वैल्यू है 0.1 वोल्ट पर मीटर, तो 1 मीटर लेंथ में हम 0.1 मीटर रीड कर रहे हैं, तो हम 10 सेंटीमीटर में 0.1 का 10th पार्ट भी रीड कर सकते हैं, यानी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई। और अगर ऐसा होता, मान लो सपोज 10 वोल्ट पर मीटर है, तो 1 मीटर में 10 वोल्ट, तो अगर 10 सेंटीमीटर में एरर हुई तो वो बहुत ज्यादा एरर आएगी। समझ रहे हैं हम? तो इसलिए हाँ, इसलिए हमारे ये वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना हम लेंथ से एक्यूरेट हाँ एक्यूरेट रीडिंग लेंगे, उसे हम ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो ये CBSE में या बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा, वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन है कि के की वैल्यू हमारी जितनी स्मॉल हो उतना बेटर है। हाँ, अब बोलो, बीच में कुछ क्वेश्चन सर ये बोल रहा था कि ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें दोनों रजिस्टर सेम रेजिस्टेंस के होंगे, जरूरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो कितने भी, मैंने कहा ना, लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ एग्जामिनर, जो चाहे इसमें वो कर सकते हैं, जितना दुखी करना चाहे आपको दुखी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अभी मैं इसको अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन में मैं अभी इसको चेंज करूंगा, पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ एक बार। जी सर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे प्राइमरी सर्किट, मान लीजिए AC बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, तो इसकी रीडिंग 0 है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, यानी C और D सेम पोटेंशियल पर है, या AC और AD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये मुझे पता चल गया। तो सबसे पहले मैं AB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा। यहां से देखो, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए ये AB और ये 180 ये सीरीज में है। तो 20 ओम एंड 180 ओम, इसमें रेशो 1:9 है। V इक्वल टू IR, सीरीज में I सेम है, V प्रोपोर्शनल टू R, तो इसलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/10 होगा टोटल का। तो मेरा ये फास्ट आंसर आ गया, VAB 1/10 ऑफ टोटल, टोटल है 20 वोल्ट यानी 2 वोल्ट। ये मैंने रेजिस्टेंस का रेशो लेके थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया। अगर हमें ऐसा नहीं करना तो हम एक सिंपल मेथड से भी करेंगे। पहले I निकालेंगे, I इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 180 प्लस 20 1/10, और फिर मुझे AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VAB इक्वल टू IR
तो 1/10 इंटू 20, तो मेरा ऐसे 2 वोल्ट आएगा। तो हमें ये दोनों मेथड समझ में आ गए। सर ये VAB फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में VAB 1/10 इंटू 20 कैसे है? ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये फिर से लेते हैं। ये मैंने क्या किया, सीरीज में V इक्वल टू IR, I सेम है। यस सर, यस। AB वाला 20 ओम और ये 180 ओम, ये दोनों सीरीज में है ना। तो मेरे दोनों के लिए I सेम है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने 20 और 180 का रेशियो ले लिया 1:9। यस सर। तो 1/1 + 9 यानी 1/10। 20 का 1 अपॉन टोटल। हाँ, 1/10 इसमें फ्लो कर रहा है और 9/10 पोटेंशियल ड्रॉप इसमें। 1/10 इसके क्रॉस है, 9/10 इसके क्रॉस है। तो मैंने 1/10 ऑफ टोटल का लेके 2 वोल्ट, इसलिए मैंने दोनों मेथड लिख दिए। मतलब ये 20 तो अच्छा 20 रेजिस्टेंस है। हाँ ठीक है। भाई किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ूं? और सर ये फिर नीचे वाला बताना, ये I = 20। ये तो मैंने सिंपल, अगर हम ये सब नहीं सोचते तो हम सिंपल कैसे करते हैं, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हाँ। पोटेंशियल ये दिया है हमें, सेल का पोटेंशियल, EMF या पोटेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 20 वोल्ट दिया है टोटल, 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर टोटल रेजिस्टेंस वो 180 + 20 कैसा है? ये 20 ओम AB का और ये इधर 180 ओम, ये सीरीज में है ना, ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो ये EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इससे हमने करंट निकाल लिया और फिर सीधे V इक्वल टू IR, हमारा फेवरेट इक्वेशन। यस। तो IR लगा दिया यहाँ पे, तो 2 वोल्ट आ गया। आगे बढ़ूं? यस सर, यस। अब मैं निकालूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1/5 VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB। 1/5। AB के क्रॉस है मेरा 2 वोल्ट और लेंथ मेरी दी है 10। तो मैं इसे 0.2 कितने वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। AC को मैंने x मीटर मान लिया, तो इसलिए V अक्रॉस AC K इंटू x। पॉइंट 2x। यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखें, अब मुझे VAD निकालना है। तो VAD निकालने का तरीका, या तो मैं इस वाले ब्रांच को लूंगा या नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो मैं अब सेम मेथड यूज कर रहा हूँ, नहीं सेम नहीं यूज कर रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं सिंपल मेथड यूज कर रहा हूँ। सेकेंडरी सर्किट यानी जो नीचे वाला सर्किट है उसके लिए मुझे I फाइंड करना है। तो I इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे 3 ओम में गया और ऐसे ये वापस आ रहा है, सर्किट यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो ये 3 और 3 सीरीज में 6 ओम।
हाँ, करंट मेरा 1/6 एम्पियर। और फिर ये सर जो ये VAC वाली इक्वेशन मतलब जो पहली वाली लास्ट इक्वेशन बनी हाँ 0.2x, इससे हाँ तो हमारा x 0.1 आ गया ना। x 0.1 कैसे आ गया? VAC की वैल्यू पता है आपको? सर 2 ऊपर फाइंड तो किया, हैं? ऊपर 2 वोल्ट फाइंड, अच्छा VAC, हाँ सर। VAC नहीं मालूम अभी, तो वो तो टोटल था, है ना? ओके ये भी तो सर। टोटल है, वो तो A से लेके B तक पूरे वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस है। यस सर। अब सेकेंडरी सर्किट में देखें, ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ये नीचे वाला जो है, तो VAD I/R, R3 नाम है इसका, या 3 ओम, या इसका नाम मैं R2 रख लेता हूँ। सर x का वैल्यू 2.5 है। हाँ, तो ये 1/6 × 3 कितना आया? 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। और AC और AD बराबर होने चाहिए। ये AD समझ में आया हमें? सर ये दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में लेंगे। ये करंट हाँ, यहाँ से डिवाइड नहीं हो अच्छा रहा। हाँ, यहाँ ठीक गया, फिर ये यहाँ गया, फिर यही करंट वापस आ गया, तो ये सीरीज में होंगे ना? ये याद रखना है, मैं नहीं तो क्वेश्चन गया हमारा। तो डी के थ्रू कुछ भी लूज नहीं होगा, मतलब कुछ उधर नहीं जाएगा कुछ भी रेजिस्टेंस, नहीं, इधर मतलब कुछ करंट। भी नहीं आएगा। इधर ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारा करंट इसी में रहता है, इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है आसान। ठीक है सर। तो VAC VAD में 1/6। 0.2x और ये VAD निकाला 0.5। ये x की लेंथ कितनी आ गई हमारी? 2.5 मीटर। यस। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? सर VAD पूछना था। हैं? VAD कैसे आया? हाँ सर। VAD ये निकाला हमने, या तो हम इस सेल और ये रेजिस्टेंस लेते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, इसलिए मैंने क्या किया सॉरी, मैंने ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है इसको यूज कर लिया। ठीक है सर, तो समझ गया। I/R। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों के लिए किया, नहीं तो मैं और भी आसान करता, ओरली निकालता, ऐसा नहीं निकालता। देखो मैं सर वो 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल है क्योंकि। ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के क्रॉस ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सीधे 0.5 आ गया, है ना? 3:3 यानी 1:1, तो इसलिए पोटेंशियल 1 वोल्ट, इसको हम डिवाइड कर दें 1/2 ऑफ 1, तो 0.5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और 0.5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर हम IR करके ऐसे कर लेते। जी सर। सर जो हमने पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस लिया है वो किस वजह से है? एक मिनट। ये पोटेंशियोमीटर का वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा गिवन होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होगा तभी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा उसके क्रॉस। ओके सर। तो ये हमेशा रेजिस्टेंस इसका होगा, ये रेजिस्टेंस होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का। ओके सर। तो यहाँ तक
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को और दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर किसी को भी डाउट है किसी स्टेप में भी सोच लो, नोट कर लो, पूछ लो। सर अब पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमें गिवन होगी? गिवन होगी, नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे? सर नहीं, जैसे मीटर ब्रिज में हमने 1 मीटर लिया था उस टाइप से इसमें नहीं है? नहीं, इसमें फिक्स नहीं है, उसमें तो नाम मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज तो ऑलवेज 1 मीटर लेंथ होती है, फिक्स है वो। ठीक है, ओके सर। इसमें सर एक बार लास्ट वाला स्टेप बताइए। ये वाला एडी वाला? नहीं सर, वो तो 3:3 1:1। अच्छा, ये वाला। हाँ, इसमें देखो ये रेजिस्टेंस जो है ना, करंट सेम है सीरीज में, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में ड्रॉप निकालना है, तो मैंने ये 3:3 रेशो ले लिया, रेजिस्टेंस का रेशो, तो जो कि आ गया 1:1। 1:1 मतलब 1 अपॉन इन दोनों का सम 2। 1 वोल्ट को हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए ये आ गया 0.5 वोल्ट। ओके सर। ये है अक्रॉस 3 ओम, कोई भी ले लें, दोनों के क्रॉस सेम है, इस वाले के भी इस वाले के भी सेम है। तो हमने यहाँ से 1 से यहाँ तक हमारा क्लियर है, खाली एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस लेना आसान है। अगर यहाँ से लें हम तो फिर हमें ए और डी के बीच में ये 1 वोल्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो किरचॉफ लगाना पड़ेगा इसमें, तो इसलिए हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो हम एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं। जहाँ पे हमें सिंपल रेजिस्टेंस मिल रहा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, तो वो सेम ही आएगा रिजल्ट। इससे निकालें या डायरेक्ट इससे निकालें? ओके सर। यहाँ तक मैं मान लूं पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग करेंगे? यस सर। सर इसका थोड़ा जूम जूम छोटा करना सर, स्क्रीनशॉट लेना। जूम छोटा ही तो नहीं होता ये। आ रहा है? यस सर, यस। हाँ, हो गया, आगे चलूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो नाराज नहीं होंगे। सर इसका कोई एप्लीकेशन बताना। इसका एप्लीकेशन होता है, जो सेल होते हैं उसका ईएमएफ फाइंड करने में, सेल का ईएमएफ, वो जो हम अगली लास्ट क्लास में पूछ रहे थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस पूछ रहे थे कोई स्टूडेंट, तो यस। हाँ पूछ रहे थे ना, तो यस सर। इसमें देखो एक मिनट, मैं थोड़ा ऊपर जाके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ईएमएफ सेल ले लेते हैं, कोई भी सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें ये फायदा है, ये वाला ये रेजिस्टेंस नहीं लेते हम, ये वाला रेजिस्टेंस हटा देते हैं, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें खाली एक वायर में करंट फ्लो नहीं कर सकता, इधर जाना नहीं है करंट को, है ना। तो यहाँ जो भी हमने सेल लगाया होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता,
तो उसका जो ईएमएफ है डायरेक्ट एसी से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस सेल का ईएमएफ आ जाता है। समझ में आया क्या? नहीं? आ गया सर। हाँ, तो ये सेल का ईएमएफ निकालने में इसका यूज करते हैं, या दो सेल गिवन हो उनका ईएमएफ कंपेयर करने में करते हैं, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो वो मैं सब धीरे धीरे सब डिस्कस करूंगा। अभी पहले हम ये जो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, है ना? ओके सर। फिर धीरे धीरे मैं बाकी केस भी दूंगा। तो एसी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, आपको एसी फाइंड करनी है सर्किट के मैंने। पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर मैं ट्राई करूंगा। सर 4 मीटर। सर 4 मीटर है आंसर। 4 मीटर seems to be correct। लग तो रहा है सही, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। ये किसका किसका आंसर आ रहा है ये? सर सर जॉय। जॉय जॉय है सर 4 मीटर आ रहा है सर। सर क्रिश। सर 4 मीटर आ गया सर, 4 मीटर आ गया। गुड। यस सर 4 आ गया। गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी फास्ट, डूइंग वेरी वेल। तो बड़ी फास्ट किया आप लोगों ने, बड़ी जल्दी जल्दी किया, वेरी नाइस। तो मैं मान लूं सबका आंसर आ गया या नहीं? सर 4 मीटर आ रहा है सर, 4 मीटर। यस सर 4 मीटर। हाँ, ए भी हमें कितना दिया है? 12 मीटर। मैं यहाँ थोड़ा कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट।
3 वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 0.25 3/12, हाँ 0.25 इतने वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ VAC के एक्स मैंने AC को x ले लिया, तो यहाँ पे K की वैल्यू है 0.25 x, AC की लेंथ x ले ली मैंने। और नीचे वाले सर्किट में 12 और 6 4 हो गए, और 4 और 3 7, और ये 7 फिर इक्वल है, तो आधा आधा डिवाइड हो गया, इसलिए ये A, और अगर मैं इसको D कहूँ तो A और D के बीच में 2 वोल्ट आधा आधा डिवाइड हो गया, 1 वोल्ट इधर 1 वोल्ट इधर, तो ये AD 1 वोल्ट है। तो इसलिए मैं VAC बराबर VAD ले लूंगा। और इसलिए x मेरा 4 मीटर आ गया। तो स्टूडेंट सबका ये आंसर आ रहा है, मान लो मैं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करोगे। तो जैसे आपने बोला था कि पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड होना चाहिए, अगर डिफरेंट साइड हो तो? 1 मिनट, क्या कहा था मैंने? ये पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए, हाँ ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव की जगह ये पॉजिटिव इधर और यहाँ नेगेटिव आ गया तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो करता रहेगा, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी ही नहीं इसमें। तो सर फिर वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हमें कोई रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इसमें ये करंट की वैल्यू 0। इस वायर के अंदर से भी करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया ना। तो इसको काउंटर करने के लिए ये पॉजिटिव और ये पोटेंशियल कम हो रहा है, और हमने यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो ये तो सर्किट बन जाएगा ऐसे, इसके अंदर भी करंट जा रहा होगा। तो फिर उसे हम किरचॉफ लॉ लगा के करेंगे। फिर यहाँ पे करंट I आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I3 इधर गया, समझ गए? यस सर। हाँ, अगर हमें ऐसा फिर भी करंट की वैल्यू निकालनी हो कि इस सर्किट में यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, बैलेंसिंग लेंथ तो आएगी नहीं, खाली ये निकालने के लिए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम किरचॉफ लॉ लगा के कर देंगे उसे। ओके सर। हाँ, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को चलते चलते। ये मेरे पास हेक्सागन है, और इससे मैं ये इनफाइनाइट ग्रिड बना रहा हूँ। इनफाइनाइट ग्रिड है ये हेक्सागन की। सबका रेजिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस सेम ले लेते हैं। ईच रेजिस्टेंस सपोज R है, तो ए बी के बीच में कोई भी 2 पॉइंट ले लिया हमने, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
ठीक है, तो जरा ट्राई करके बताओ जल्दी से मुझे। ऐसे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। सर 2r/3। सर r/3। r/3। सर r/3 आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? सर ध्रुव। ध्रुव सर सोचो 2r/3 है। सर 2r/3 2r/3 आएगा आ रहा है। 2r/3 है सर। 2r/3 आंसर है ना। यस सर। गुड। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दी। यहां से अगर करंट आई जाएगा तो सर वो 3 सब पार्ट्स में में डिस्ट्रीब्यूट आई होगा। बाई थ्री आई/3 करंट इसमें जा रहा होगा, और ऐसी जो करंट आई वापस आ रहा है उसमें से भी I/3 वापस आ रहा होगा। तो इसलिए 2I/3 इंटू आर, ये ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है VAB, और ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा, ए बी के क्रॉस पूरे ग्रिड का रेजिस्टेंस R मान लेता हूं मैं, I इंटू I/3 क्यों जाएगा? R इक्वलेंट। ये पॉइंट पे गया, ये इनफाइनाइट ग्रिड है तो सिमेट्री से सब जगह इक्वल जाएगा। उसको कोई प्रेफरेंस नहीं लेनी है कि एक तरफ ज्यादा जाएगा, वो सब तरफ इक्वल जाएगा करंट, इधर इधर सर इधर। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस 2/3 आ रही होगा। हाँ, तो कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लें हम, उस पूरी ग्रिड का रेजिस्टेंस उस दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा यही होगा, ओके सर। R इक्वलेंट सर हमारा और होगा। टोटल का भी यही होगा। हम्म, सर टोटल पूरी ग्रिड का मिला के। पूरी ग्रिड का मिलाकर ही आ रहा है ये हमने पूरी ग्रिड का निकाला है, तभी तो इसका नाम R इक्वलेंट है। ओके सर। सर अगर सर एक मिनट RAB सर। पूछा होता तो R अगर RAB AB के क्रॉस से निकाला है हमने ये। सर अभी तो इक्विवेलेंट निकाला था, हाँ, तो सर सेम है इक्विवेलेंट और AB के क्रॉस। क्वेश्चन क्या है समझा नहीं मैं, फिर से बोलो। सर आपने बोला R इक्विवेलेंट है 2r/3, तो RAB क्या होगा? आ रही होगा। अरे AB ही है R इक्विवेलेंट। AB R इक्वलेंट है, वही तो इक्वलेंट है भाई, तभी तो इस AB के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरी ग्रिड को हटा दिया मैंने, पूरी ग्रिड को हटा के मान लो उसका जो R इक्वलेंट है वो लगा दिया। इसमें करंट आई आ रहा है ना यहाँ, यस तो सर। I इंटू R इक्वलेंट वही तो V के बराबर हुआ ना, यस सर। और वही V इसके बराबर है क्योंकि यहाँ पे खाली V लग रहा है, तो वही ड्रॉप तो इसके क्रॉस हो रहा है 2I/3 इंटू R। ओके सर। तो ये इक्वलेंट ही तो आ रहा है ये। तो सर यहाँ पे ये जो दूसरा आ रहा है ये क्या है? ये है खाली इतने वायर का, खाली इस वायर का R है। ओके सर गॉट ये इट। R है, ये R है, कोई भी दो पॉइंट लें, ये सब R रेजिस्टेंस है। अभी हम पूरी ग्रिड की बात कर रहे हैं, यानी A और B के बीच में अगर हम कोई सेल लगाएं तो पूरी ग्रिड इस रेजिस्टेंस के बराबर बिहेव करेगी, 2r/3 रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट बिहेव करेगी। पूरी ग्रिड, इनफाइनाइट ग्रिड की बात हो रही है यहाँ पर। सर हाँ जी। सर एक बार वापस बताएंगे सर 2I/3 कैसे आता है सर, इसमें मैं हमेशा फंस जाता हूँ। नहीं फंसना नहीं है, ये जो है इरोडोव क्वेश्चन टाइप का है, इरोडोव नहीं है लेकिन इरोडोव में इस सिमिलर क्वेश्चन के हुए हैं, इसलिए इसमें उसकी हमने कंसेप्ट यूज की है, इसको थोड़ा याद करने वाला भी है। तो पहले फिर से समझा रहा हूँ, इसमें करंट आ ही गया यहाँ पर, तो ये जो इनकमिंग करंट है ये जो इसके अंदर जा रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाओ, तो उसको यहाँ पे करंट गया, इस पॉइंट पे उसको ग्रिड मिली, इधर भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, नीचे भी है, सब तरफ इनफाइनाइट ग्रिड मिली, तो वो क्या करेगा, सब में इक्वल जाएगा, इस रास्ते में, इस रास्ते में और ये नीचे वाले रास्ते में, तीनों रास्ते में करंट इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो आई का 1/3, क्योंकि इस ज्वाइंट पर 3 रास्ते हैं तो इसलिए 1/3 हो गया। अगर यहाँ 4 रास्ते होते तो 1/4 हो जाता, तो इसकी वजह से जो करंट गया वो 1/3 गया। इसी तरह जब करंट इन सब में से कलेक्ट होकर, अब इसको भूल जाएंगे, पूरी ग्रिड की बात कर रहा हूँ, कलेक्ट होकर जब वापस आ रहा होगा तो ये टोटल करंट आई है, तो हर पाथ में से I/3 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 कलेक्ट होके आ रहा होगा।
तो इन दोनों को हम सुपर इम्पोज कर दें तो हमारा ये रिजल्ट इजीली आ जाता है। तो इसलिए एक शॉर्टकट मेथड बना दिया उन्होंने कि इनकमिंग करंट की वजह से भी लो, आउटगोइंग की वजह से भी लो, तो नेट सुपर इम्पोज कर दो 2i/3, ऐसे हम 2i/3 लेके फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हमने नेट इनकमिंग और आउटगोइंग का सुपर इम्पोज कर दिया हाँ, बस। ये एक मेथड है। एक्चुअल में देखने से नहीं पता चल रहा है, देखने से तो कंफ्यूजन भी हो रहा है। क्यों? जब यहाँ से i/3 गया तो हमें लगेगा अब दोबारा i/3 क्यों ले, हम एक बार i/3 ले तो लिया हमने यहाँ पर, है ना? यस सर, ऐसे ही हाँ लगता है। हाँ, तो इसलिए वो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। लेकिन बेसिकली एक मेथड है, ये थोड़ा हम लर्न कर रहे हैं, इसे लर्निंग मेथड है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम इनफाइनाइट ग्रिड एक्चुअल में इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर तो हम एक्चुअल में सबका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर कुछ रेजिस्टेंस लेके तब रिजल्ट निकालेंगे, सब में किरचॉफ लगाएंगे, तो वो तो हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमने देखा कि अगर हम ऐसे करते हैं तो इस तरह हमें रिजल्ट फास्ट मिल जाता है, तो इसलिए मेथड है इसका। ठीक है सर, अगर हमें गिवन होता कि हेक्सागन में एक रेजिस्टेंस आर है और दूसरा 2R है, ऐसे करके इंटरलीफ है, फिर कैसे करते? तो फिर हम नहीं कर पाते क्योंकि सिमेट्री डिस्टर्ब कर दी तुमने, है ना? यस सर। तो फिर कहाँ पे आ रहे, कहाँ पे 2R है, तो फिर ये तो सब जगह हमें लेना पड़ता है ना। सर उसमें रेशियो लेके नहीं कर सकते थे 2:1 का? नहीं, वो तो इनफाइनाइट ग्रिड है ना, सिमेट्री खत्म हो गई। अभी क्या है, सबका आर होने से हम सब हर डायरेक्शन में सिमेट्री ले सकते हैं। यस सर। तो वो सिमेट्री तुमने डिस्टर्ब कर दी, तो फिर अब ये भी देखना पड़ेगा आगे वाले जो हेक्सागन है उसमें R2R कहाँ पे आ रहे हैं, है ना? तो ओके सर। वो फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर उसमें किरचॉफ लगाएंगे, फिर वो मतलब बैठे रहेंगे हम एक कंप्यूटर के साथ, तब जाके आंसर आएगा। तो हमें ओके ऐसे ही सर। क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन हम एक दो स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए हम कम स्टेप वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। हमें ज्यादा स्टेप वाले के लिए फिर आगे जाके हमें प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम इंजीनियरिंग में जाके, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बना देंगे, वो प्रोग्राम से कंप्यूटर से कैलकुलेट होगा। ठीक है, ओके सर। तो आज यस सर। कैसे करें, इसको यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर इरोडॉफ के क्वेश्चन करने चाहिए हमें अभी? फिर से बोलो, किसके? इरोडॉफ के क्वेश्चन करने चाहिए अभी? इरोडोम के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इरोडोम में से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम ऑलरेडी बीच बीच में कर लेंगे, है ना? ओके सर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने वायर वाला लिया था, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो जो क्वेश्चन होंगे वो ले लेंगे। वैसे बहुत डीप या बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इसलिए इरोडो हमें नहीं करनी है। ओके सर। हम बल्कि पुराने जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं। और पहले तो हमें सबसे पहला ये होना चाहिए, हमारा मेंस में हमें 99 परसेंटाइल लाना है, तो पहले मेंस वाले क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करें। ठीक है सर कुछ अनाउंसमेंट तो कह रहे थे। हाँ, तो वो अनाउंसमेंट कर देंगे, इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके